की जो महिला जो रिटायर्ड हो चुकी थी, और इसे यूथ आइकन के रूप में जो है आप जो है ये मैसेज सोसाइटी में दे रहे हैं कि सबसे यंगेस्ट है, सबसे यूथ है। यूथ का मतलब तो होता है अंडर कम से कम 50 होनी चाहिए, और 35 वर्ष के बाद या 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकता है, वो एलिजिबल हो जाता है अगर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो अगर यंगेस्ट ही बनाना था तो अंडर 50 को बनाते। विजन तो युवाओं के पास होता है, युवाओं के पास न्यू अप्रोच, न्यू विजन्स होते हैं, नया इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, कुछ नया करने का जो एक्सपेरिमेंट करने का जो उनके अंदर मादा होता है। 60 प्लस वाले लोगों के पास मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई विज़न होता है, या फिर कुछ इनोवेटिव आइडिया होते हैं, या इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करने का जो उनके पास मादा होता है कि कुछ नया कर सकें वो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। पहला तो पॉपेटिज्म वाला ये है, कठपुतली वाला इशू जो है, पहले मैं इसको लेता हूँ, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन यंगेस्ट का है, तो भी बहुत ही मज़ेदार है, फिर उस पर हम लोग बाद में आते हैं, पहले पॉपेटिज्म को लेते हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में निश्चित रूप से एक पॉपेटिज्म की जो है, एक टोकेनिज्म जिसको भी कहते हैं, टोकेनिज्म कहते हैं, टोकन के रूप में एक। सबसे पहले तो पॉपेटिज्म और टोकनिज्म को थोड़ा सा भले अगर वर्ड अगर नौ भी हो, नहीं लग रही है, अगर वर्ड मैं बता देता हूँ कि इनके कहने का मतलब है, टोकनिज्म का मतलब है सिंबॉलिक, जो सांकेतिक रूप से है, जो अपने अधिकार का, अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करें, बल्कि दूसरे के सारे पर अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करें। पॉपेटिज्म का मतलब भी वही है, कठपुतली सरकार, मतलब कठपुतली व्यक्ति जो दूसरे के सारे पर जैसे एक कठपुतली नाचता है, एक रबर स्टाम्प की तरह यूज होता है, ठीक इस तरह की बात की जा रही है पॉपेटिज्म। कुछ बिल्कुल ही जैसे राजस्थान, जयपुर अगर हम लोग जाते हैं तो कठपुतली डांस होता है, वो गुड़िया टाइप का होता है और डॉल टाइप का, ऊपर में धागा होता है और पता नहीं चल रहा, बैठा होता है, पता नहीं चलता है, ऊपर से या कहीं से कंट्रोल हो रहा होता है, और लगता है कि वो पपेट बोल रहा है या बोल रही है। इसे नियंत्रित करने वाले, देखने वाले को लगता है कि वो अपनी ओर से काम कर रहा है, लेकिन इसे कोई और ना कोई दूसरा जो बाहर से बैठा हो रेगुलेट करता है, जिसको थोड़ी बहुत कहने हम लोग पेटी कोट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, पेटी कोट गवर्नमेंट का। अब पेटी कोट क्या है ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। पेटी कोट वही पेटी कोट है जो पेटी कोट है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो पोपेट भी वही है। तो हर एक पार्टी कुछ ऐसा ही करने को आतुर दिख रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो हमारी पार्टी में हमसे असहमत हो, हमसे ज़्यादा होशियार हो, हमसे ज़्यादा विचारवान हो, हमसे ज़्यादा विजन वाला हो। अगर होगा तो हमारी चीज़ों से असहमत होगा, हमारी चीज़ों का वह बहुत हद तक विरोध भी कर सकता है, लेकिन सही डायरेक्शन में भी जा सकता है, सही गाइडलाइन भी दे सकता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी शासन व्यवस्था है, एक ही व्यक्ति के दिमाग में सारी अच्छी चीज़ें आ जाए और एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है, ऐसा तो संपन्न नहीं है, इसलिए तो कैबिनेट बनाया जाता है। लेकिन आज वर्तमान डेमोक्रेसी में ये चीज़ स्वीकार नहीं देखा जा रहा है। खासकर जो वर्तमान गवर्नमेंट है कुछ ऐसा ही बिहेव कर रही है। तो अब एक व्यक्ति बैठ करके कहीं न कहीं डिसाइड करता है। अब अच्छे लोगों को आपने अपने पार्टी में ही साइड कर दिया, जो कि राष्ट्रपति के बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, जो जिसमें कहीं न कहीं एक गार्जियन वाली फीलिंग है, एक मार्गदर्शक वाली फिल्म है, एक आइडियल वाली फिल्म है, एक हीरोज वाली जो चीज़ें हैं उनको आप साइड कर देते हैं। जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को आप लाना चाहते हैं जो व्यक्ति को कुछ भी चूंचा ना कर सके। अगर इनके कल होकर के राष्ट्रपति ये बन जाएंगी तो इनके विरुद्ध हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा टैबू बन रखा है और प्रोटोकॉल भी है, और फिर वो हमारी राष्ट्रपति होंगी, हमारी भी कर्तव्य बनता है, हम भी उतने ही देशभक्त हैं और ज़्यादा देशभक्त हैं, इसीलिए दिल से वो पीड़ा निकल रहा है। यह पीड़ा है, कोई डिस्कशन नहीं है कि हमारा वी द पीपल ऑफ द इंडिया, जन गण मन, हमारा भी अधिकार है, हम भी हैं इस 1.5 अरब पॉपुलेशन में, ये हमारी चीज़ है, आपकी बकौती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक व्यक्ति को उठाएंगे, एक व्यक्ति किसी को उठा करके केवल एक व्यक्ति की मनमौजी, क्योंकि राष्ट्रपति में इतना पावर होता है, वो अदृश्य पावर है कि अगर कोई प्रधानमंत्री मनमौजी कर रहा है, ज़्यादा उछल रहा है, अनावश्यक विदेशों का दौरा कर रहा है, अनावश्यक चीज़ें हो रही है, अगर वो डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें आ गई तो बिल्कुल ही टाइट कर सकता है। राष्ट्रपति में इतना पावर होता है। कहा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह जब देश के राष्ट्रपति थे और उनको इग्नोर किया जाने लगा जब राष्ट्रपति को,
तो फिर उन्होंने अपना वो तेवर दिखाना शुरू किया कि राष्ट्रपति का क्या पावर होता है, वहीं जो टी एन शेषन ने किया था। और कहा जाता है कि सुबह का पेपर से डराते थे ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री को, और रात के दिन में पेपर से और रात में सपनों में आकर के। ऐसा तो कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को पावर है कि बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे कर्तव्य दिए बहुमत के आड़ में। इसका और बहुमत की बात ही किया जाए तो बहुमत तो फर्स्ट कंसेशनस है। कोई भी पार्टी 30% 32% वोट लाती है और देश का प्रधानमंत्री और वो लीड कर रही होती है, 32-33% मुश्किल से होता है। 50% तो ओवरऑल सारे दल मिला करके है। उसमें भी ओवरऑल आप देखेंगे तो जो सब लोग चुन करके आते हैं, एक व्यक्ति कोई कैंडिडेट है लोकसभा का, वह कोई 15%, कोई 20%, कोई 22%, कोई 28% वोट ला करके उस, अगर एवरेज की बात आप करेंगे, क्योंकि देश में भी एवरेज की भी चर्चा चल रही है कि सेना का एवरेज कितना हो, तो भाई 32 साल हो रहा है, ज़्यादा हो गया, उम्र को लेकर चल रही है कि तो उसको 27 किया जाए, तो उस वोट एवरेज की बातें करेंगे तो बड़ी मुश्किल से 25% के आसपास से ज़्यादा नहीं टिकेगा। आप यह मत भूलिए कि 25% अगर वोट मिला है तो 75% आपके अगेंस्ट में है, और पूरी इंडिया को आप रिप्रेजेंट। दूसरी बात है कि उस 25% में भी केवल अभी जो अपने राष्ट्रपति का या किसी कोई भी जो संदर्भ है उसमें पूरे देश के लोग और कुछ खास मुट्ठी भर के लोग ही, मतलब, तो ऐसे में ये सही नहीं है। तो पॉपुलिज्म वाली चीज़ें यहाँ पर है कि जानबूझ करके ऐसे लोगों को लाया जाता है जो कुछ भी चूं चा ना करे, जानबूझ करके वह बिल्कुल ही सिग्नेचर रबर स्टंप हो, जो कि है नहीं है हमारा, जो कि हमारे प्रेसिडेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। भारत का प्रेसिडेंट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं। हमारे प्रेसिडेंट को आप कमतर क्यों आंक रहे हैं? आप क्या खिलौना बनाना चाह रहे हैं? आप क्या मतलब वो किचन गार्डन और किचन कैबिनेट का एक वो नहीं, मोहरा नहीं है हमारा प्रेसिडेंट। लेकिन इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत हित को देखते हुए, व्यक्तिगत हम पर कुछ ये ना हो, हम पर कोई उंगली ना उठाया, हमको कोई टाइट करने वाला ना हो, तो ऐसे लोगों को जानबूझ के नेताओं की कमी नहीं है देश में। आदिवासी समूह में ही बातें किया जाए तो आदिवासी समूह में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। इनका जो तो एक पृष्ठभूमि तो रहा है, पब्लिक पृष्ठभूमि रहा, पब्लिक डोमेन में रही हैं, नगर निगम या फिर 2 बार विधायक भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, गवर्नर भी रही हैं। देखिए कि इनकी इतिहास को आप देखेंगे तो कहीं भी कोई वैसा इनका पृष्ठभूमि नहीं रहा है, एक साधारण जिसमें हाँ, साधारण पृष्ठभूमि का होना अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति साधारण पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन कुछ भी ऐसा साधारण अचीवमेंट नहीं, पृष्ठभूमि साधारण हो लेकिन कार्य असाधारण होना चाहिए, उपलब्धि असाधारण होनी चाहिए। साधारण पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति आता है तो ये लगता है कि यार देखो हम भी बन सकते हैं, हम भी भुजिया बेचने वाले हैं, हम भी दूध बेचने वाले हैं, हम भी साइकिल पर चढ़ करके जाते थे स्कूल बच्चा से हैं, हम भी पेपर वेंडर के हम बेटा हैं, किराना की दुकान चलाने वाले के बेटा, हम भी बन सकते हैं। एक आदमी में आत्मविश्वास आता है, साधारण पृष्ठभूमि का बना। ये तो अच्छी बात है कि पृष्ठभूमि साधारण होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देश की 80% जनता ही साधारण है, लेकिन काम के स्तर पर, मेरिट के स्तर पर कोई समझौता नहीं, व्यक्तित्व के स्तर पर असाधारण होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा तो और आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और छूट रहा है, एक तो पॉपुलिज्म हो गया का ये इशूज हो गया, तो हर एक पार्टी इसका लाभ लेना चाहती है और यह सरकार तो विशेष रूप से लाभ लेना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन था यूथ का, तो यूथ एवरेज की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सेनाओं में भी एवरेज की बातें हो रही है कि 32 साल हो गया, चिंतित है, 32 साल हो गया तो उसको 27 साल एवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है अवसर दिया। 64 साल सी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। गांव घर में 64 वर्ष के जो लोग होते हैं, रिटायरमेंट के बाद ये प्रवृत्ति आ जाती है, यार अब हमारा क्या है, तुम लोग करो, तुम लोगों में जो उत्साह एनर्जी है, अब तो हम अंतिम क्षण में हैं। हाँ, सारे राजपाट बच्चों के ऊपर पोता पोती बेटा बेटी छोड़ दीजिए, पोता पोती को छोड़ करके और एक मोक्ष के लिए उस 64 साल को आप यंग कहते हैं, तो फिर आप किसको यंग, फिर किसको कहेंगे आप? ये हमारी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी विडंबना है कि जहाँ पर जस्टिन ट्रूडो जैसे और कनाडा के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और फिनलैंड है और स्वीडन है और ब्रिटेन है, वहाँ हम देखते हैं कि 32 साल 35 साल
42 साल का कोई लौंडा और आता है, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आप 64 साल एक जेंटोक्रेसी को आप स्थापित, देश का वोटर मैक्सिमम यहाँ पर यूथ है, विश्व को सबसे बड़ा यूथ कंट्री के रूप में भारत को माना जाता है, सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ पर है। उनके कारण इकोनॉमी चल रही है, उनके कारण टेक्नोलॉजी, उनके कारण एजुकेशन, उनके कारण कोई इनोवेशन, इनको कारण स्मार्ट, कोई भी फील्ड आप लें ड्यू टू यूथ के कारण है। तो वोटर भी यूथ है, सारी चीज़ें उनके माध्यम से हो रहा है, देश के कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन जब बड़े पोस्ट की बातें आती है, सेना में अब 4 साल के बाद आप बाहर कर देंगे, और सारे मलाईदार पोस्ट पर जो सेना कौन होगा ये तय आप करेंगे, उसमें 64 साल का व्यक्ति होगा। 64 साल मिनिमम नहीं, लोएस्ट, यंगेस्ट। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे यूथ का क्या भला होगा। किसी भी समाज में जो जेरेंटोक्रेसी होती है, जेरेंटोक्रेसी यानी बूढ़ों का शासन, बूढ़ों का जो शासन होता है, वृद्धों का शासन काले, वो आदिवासी समाज का लक्षण है, और यह विकास के क्रम में काफ़ी पिछड़ा आदिम अवस्था माना जाता है। एक ऐसी आदिम अवस्था अभी भी अफ्रीकन कंट्री में या बहुत से ट्राइबल कबीलों समुदाय में होता है, जेरेंटोक्रेसी है, वहाँ पर जो सबसे वृद्ध होता है वही मुखिया होगा। ये पिछड़ापन का लक्षण है। आप डेवलप्ड कंट्री में मैं बता चुका हूँ, चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, ब्रिटेन हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, सब में आप देखें कि वहाँ एवरेज आप देखेंगे कि 35 साल 37 साल का यूथ आ रहा है। आप कहाँ स्टैंड करते हैं? कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे आप एज के हिसाब से, क्योंकि इनोवेशन उनके पास है। देश अनुभव से नहीं चलता है, देश विजन से चलता है। ओबामा, बिल क्लिंटन साहब आए थे, ओबामा आए थे, पहली बार पार्लियामेंट में आए थे और देश के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने कहा था कि देश विजन से चलता है। उनको पूछा गया कि आपके पास कोई अनुभव नहीं है, कैसे आप देश को शासन, अमेरिका को चलाएंगे और पूरे विश्व को, और प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अमेरिका की जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने यही कहा था कि विजन से चलता है, न कि एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए वो है ना बूढ़े लोग, सेक्रेटरी लोग और आईएएस ऑफिसर और जो भी होते हैं, वो तो हैं, वो चलाएंगे। वो तो और बाधा डालते हैं, हर एक चीज में किंतु परंतु डालेंगे, हर एक चीज में। हम घर परिवार में भी देखते हैं कि कोई यूथ कुछ करना चाहता है तो कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं ऐसे करो तो टांग टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो रिस्क है, तो ऐसे नहीं जाओ, तो इस दिन नहीं जाओ, इस दिन बाल नहीं बनाओ, तो उस दिन वो नहीं करना है, तो वो नहीं करना है। पर गजब बात है, यूथ है, करने दीजिए। यही इनोवेशन है, कुछ वो टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ करना चाह रहा है। नहीं, बार बार वो बाधक ब्यूरोक्रेट्स के साथ यही बातें हैं, हर एक चीज़ में व्यवधान डालेंगे। नियम कायदे कानून के पट्टे होते हैं, कर्मकांडी, एक नंबर के कर्मकांडी रिचुअल्स, जिसकी बातें वेबर ने कहा है, ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा गुण है। तो देश को ये लोग पीछे ले जा रहे हैं। अगर आपका एज, क्योंकि एज के साथ, एज अपने आप में केवल एज नहीं है, प्रॉब्लम एज से नहीं है, प्रॉब्लम सोच से है। आज मैं इस एज में कहा जाता है कि 35 साल तक अगर कोई यूथ कम्युनिस्ट अगर नहीं हुआ तो फिर वो यूथ नहीं है। कम्युनिस्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए, एक विद्रोह वाली फीलिंग आनी चाहिए। और 50 साल के बाद अगर कोई कम्युनिस्ट रह जाता है तो फिर उसके कहा जाता है कि दिमाग नहीं रहना चाहिए। तो आप सोच लीजिए, एक कम्युनिस्ट का मतलब यहाँ पर विद्रोह से है, एक इनोवेशन से है, एक स्टार्टअप वाली चीज़ों से है, एक क्रांतिकारी वाली चीज़ों से है। वो हमें हो सकता है जब 64 साल का मैं हो जाऊंगा तो मैं भी लीडी फिसीदी हो जाऊंगा। जो चीज़ अभी बोल रहा हूँ, जो आक्रोश है, सब कुछ को स्वीकार कर लिया, जो ही वही हुई है, जो राम रचि रखा है कि एक अवस्था के बाद व्यक्ति जो आप अपने गांव घर में ताऊजी, दादाजी, पुराने चाचा, फूफा, सबको देख रहे हैं, सब यही है। आप चलना 1 कदम 2 कदम है, हाँ, और पीछे बढ़ना 3 कदम है, 4 कदम है, यही होता है। तो ये हमारी जेरेंटोक्रेसी या यूथ प्रेसिडेंट के संदर्भ में बातें हैं। चलिए, अब डिस्कशन को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब कंक्लूजन की ओर पहुंचते हैं। जो सबसे अंतिम चीज़ है, जो समझने वाली बात है कि एक प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, और इसके लिए किस तरीके का प्रेसिडेंट को जो है, किस तरह के व्यक्ति को जो है इस गरिमा में पद पर बैठाया जाना चाहिए, इसके लिए क्या सुझाव हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है, अपना मेरा ये पर्टिकुलर ओपिनियन है कि जो पैनल बनते हैं, पैनल में बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं जिन पर पॉलिटिकल पार्टियां जो है कंसीडर करती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिस पैनल लिस्ट पर जो कंसीडर करती है, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। ये पैनल लिस्ट मुझे लगता है महीने 2 महीने पहले जो है पब्लिक डोमेन में भी रखना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि किन किन नामों पर ये पार्टियां जो है विचार विमर्श कर रही है राष्ट्रपति बनाए जाने के लिए, और उनमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन है।
क्योंकि पब्लिक इससे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेती है, भाग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही लेते हैं, विधायक हो या सांसद ही भाग लेते हैं। अप्रोच रूप से इनका चुनाव होता है, परोक्ष रूप से चुनाव होता है, डायरेक्ट जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे लगता है ये मिलेगा कि अगर पब्लिक डोमेन में ये लिस्ट जारी हो जाती है तो लोगों के अंदर एक सहमति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर बनती है, तो सरकार के ऊपर जो है एक तरीके का दबाव बनेगा कि हमारे पास जो पैनलिस्ट में जो लोग हैं इनमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है हम उसे ही सेलेक्ट करें और उसे ही सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट के पोस्ट पर जो है बैठाएं, ताकि उस पोस्ट के, उस गरिमामयी पोस्ट को जो है ये डिज़र्व भी करे और लोगों के लिए इंस्पिरेशनल सोर्स भी बने, एक आइडियल भी बने और दुनिया में इस जो है भारत जैसे देश को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। सर आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, कैंडिडेट कौन हो, तो जो सबसे मूल चीज़ें जो हैं वह संविधान के अनुरूप हो, विधि सम्मत हो, 35 साल का हो, जो सारी चीज़ें हैं आपने चर्चा किया, जो बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं। हमें भी पहली बार लगा था जब 35 साल का हो गया था तो लगा कि बस मैं भारत का राष्ट्रपति बन सकता हूँ, दिवालिया नहीं हूँ और पागल भी नहीं हूँ, तो और भी उम्मीदवारी की हाँ मेंटली और फिजिकली साउंड हूँ, तो और भी खुशी यार, एक पॉइंट नहीं 2-2 पॉइंट को, लोकसभा के सदस्य होने की सारे लाभ के पद पर नहीं हो, लोकसभा का सदस्य होने की सारी क्षमता रखता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, विचार है, पढ़ा लिखा हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? यह इनकी जो उम्मीदवारी है निश्चित रूप से संविधान के विरुद्ध नहीं है, अवैधानिक नहीं है, कहीं कोई संवैधानिक नहीं। आपको अधिकार है कि कोई भी सत्ता पक्ष के लोग किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं अपने उम्मीदवार, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप बिल्कुल सही हैं। प्रॉब्लम जो आ रहा है वह संविधान के अनुरूप तो है, विधान के अनुरूप तो है, प्रॉब्लम आ रहा है कि वह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, दोनों द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, जनगण का अभिनंदन करने वाला नहीं है, उसकी आन शान को बढ़ाने वाला नहीं है। राष्ट्रपति कोई ऐसा हो जिसकी चर्चा मैं पहले ही बोला हूँ, जिसमें एक गार्जियन वाली फीलिंग हो, हीरोज वाली फीलिंग हो, एक आइडियलिज्म वाली चीज, एक आइडियल लोग जिसको माने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वह अगर सेरिमोनियल है जो तो 1.5 अरब की अगर जनसंख्या है, बिल्कुल राष्ट्रपति की ओर जब 1.5 अरब की जनसंख्या मुखातिब देखे तो उन्हें उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। हर एक सरकारी ऑफिस क्या केवल सरकारी ऑफिस में राष्ट्रपति का क्यों लगेगा? राष्ट्रपति हमारे दुकान, हमारे किराना के दुकान में, पान के दुकान में, हाँ छोटे छोटे मतलब दुकान है, ऑफिस है, हर प्राइवेट है, कुछ भी है, हर एक में हमारे राष्ट्रपति का फोटो लगना चाहिए, लेकिन वह दिल से हो, थोपा हुआ तो नहीं होना चाहिए। आप बाध्य तो नहीं कर सकते हैं, श्रद्धा जब तक नहीं आएगी, और वो तभी होगा जब उनका इस तरह का व्यक्तित्व महान होगा, उपलब्धियां महान होगी। गांधी और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को कौन नहीं अपने मतलब ऑफिस में या घर में और अपने दुकान नुक्कड़ में लगाना चाहता है? सब लोग लगाना चाहता है, तो उसके अनुरूप हो, पहली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वह सेरेमोनियल जहाँ तक है तो वह सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये इनके जैसे बहुत सारे नेता हैं, ठीक है, जिनके प्रति आम लोगों के मन में एक श्रद्धा है, एक अच्छी भावना है, कह सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में बताते हुए जो है आम व्यक्ति का जो सीना होता है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये केवल इसलिए नहीं होता है कि पर्टिकुलर इस व्यक्ति ने, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, बल्कि उनके कार्य उपलब्धियों की वजह से होता है, उनके व्यक्तित्व की महानता की वजह से होता है। किस पार्टी से है कोई लेना देना नहीं, ना कि इसलिए होता है कि वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर थे। हाँ, तो महत्वपूर्ण चीज है व्यक्ति की कार्य उपलब्धि, होता उल्टा है। देखिए उनका व्यक्तित्व। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा दो चीजें हैं, एक तो कोई व्यक्ति पद पा करके और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, दूसरा वह होता है जो पद को ही गर्वान्वित कर देता है। अगर मान लेते हैं कि गांधी जी को नोबेल अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन अगर मृत्युपरांत गांधी जी को नोबेल अवार्ड मिलता या आज भी अगर दिया जाता है तो इससे नोबेल अवार्ड अपने आप को गर्वान्वित करेगा, न कि गांधी जी गर्वान्वित। गांधी जी उस नोबेल अवार्ड से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। तो नोबेल अवार्ड अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा और आगे किसी को भी नोबेल अवार्ड मिलेगा तो महसूस करेगा कि
वह अवार्ड जो गांधी जी को गांधी मिला जी था, को मिला, वह उसकी अवार्ड कतार में हम उसी भी खड़े कतार हैं। में हम भी हैं। उसी कतार में हम भी खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों दो चीज़ें हैं। कुछ लोग, हमको आज राष्ट्रपति बना दिया जाए तो क्या होगा, हमको कोई नहीं जानता है और हमको सब लोग जानना शुरू कर देगा। हम उस पद के कारण अपने आप को गर्वान्वित, डिग्निफाइड महसूस करेंगे, लेकिन यानी मेरे कारण गर्मा नहीं बढ़ी। लेकिन आम लोग जो है जब इसकी चर्चा करेंगे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो राष्ट्रपति बन गया है, जिनकी कार्य उपलब्धि अच्छी नहीं है, जिनका व्यक्तित्व इतना महान नहीं है, बहुत सारे लोग विस्परिंग भी करते हैं कि देखो एक ऑर्डिनरी क्लास के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया गया है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, जस्ट लाइक ए पपेट, मतलब एक कठपुतली की तरह है जो मंत्रिमंडल के सारे पर नाचती है। ऐसा बात आम लोग करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आम लोग को ये मौका नहीं मिलना चाहिए इस तरीके की बात करने का। आम लोग भी जब उस व्यक्ति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति के बारे में बात करें, तो खुद को गर्वान्वित महसूस करें। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग जब राष्ट्रपति बने तो हर समुदाय, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग जो है खुद को गर्वान्वित महसूस करते थे। और जब उनका देहावसान हुआ तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा इस डेढ़ अरब की जनसंख्या में जिसके आंख से आंसू नहीं गिरे होंगे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं। कलाम साहब तो बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे, लेकिन आप प्रणब मुखर्जी साहब को भी ले लें, किसी का कोई विरोध था, सबको एक गर्व होता था कि हमारे देश चाहे किसी पार्टी से हो, हम किसी भी पार्टी और मत को मानने वाले खुद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार जो है ओपनली स्टेटमेंट दिया है, मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा है कि प्रणब दा के पास जाकर जो मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे अभिभावक की तरह, हमारे गार्जियन की तरह। तो प्रधानमंत्री गार्जियन की तरह ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कद होना चाहिए, तो अनुभव होना चाहिए, विजन होना चाहिए, जहां प्रधानमंत्री जाकर के कुछ नीचे बैठे सीखे, तो क्या यही बात उनसे कुछ सलाह ले, क्या यहाँ पर हो पाएगा? ये यशवंत सिन्हा के बारे में ऐसी बात कही जा सकती है पीएम के द्वारा, ये बड़े बड़े दूसरे देश के प्रेसिडेंट्स के द्वारा, हमारे गवर्नर के द्वारा, कि इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है और हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति ऐसे नहीं। अभी तो जिस व्यक्ति जो यहाँ पर एकदम से बैठा हुआ है, यहाँ इतना ही और यहाँ से उठा करके उसको राष्ट्रपति बना दिया, क्या उसके सामने प्रधानमंत्री जाकर के नीचे बैठेंगे और सलाह लेंगे और गाइडलाइन पाएंगे? क्या विजन के स्तर पर, किसी भी स्तर पर, मार्गदर्शन का स्तर पर कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की खुद को छत्र छाया में ही पाएंगे, उसकी छत्र छाया से उभर ही नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी ही चीजें हैं। मनोदशा कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जब राष्ट्रपति बनते हैं तो बहुत दिनों तक वो जो प्रणाम वाला जो मुद्रा होता है वो जल्दी नहीं बदलता है, मतलब धोखा से प्रणाम करा जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, मतलब ऑटोमेटिकली जबरदस्ती श्रद्धा पैदा, इससे पहले कि मतलब प्रधानमंत्री और इस साइड से पहले उधर से ही आ जाता है। क्यों? फीलिंग वही वाली है। जब ऊपर वाले के प्रति लगाव पैदा होता है तो श्रद्धा बस होता है, भय बस नहीं होता है। तो ये श्रद्धा दिल से पैदा होनी चाहिए किसी पद के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। ये तो वो चीजें लैकिंग है। यहाँ पर पार्टी चूक गई। ये कहीं न कहीं आप डरपोक क्यों हो रहे हैं? प्रणब दादा जब देश के राष्ट्रपति थे तो आपने अब ऐसा क्या आपका अहित कर दिया और आपसे असहमति दिखाई? नहीं, क्या तालमेल बैठा करके डेमोक्रेसी में पक्ष हो विपक्ष हो, सहमत हो असहमत हो, सबके लिए बराबर का अधिकार होना चाहिए था। हिम्मत और इसी बात में होती है, आपकी बड़प्पन इस बात में है कि आप विरोधी को भी साथ लेकर के चलते हो, आप विपक्षों की बात को भी आप सुनते हो। सबको लेकर के चलने की अगर आप में हिम्मत है तभी आप सही में आप बड़े नेता और एक जिम्मेदार नेता माने जाते हैं। क्या आप में हिम्मत है? आप में हिम्मत है, आप उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनकी डांट भी सुनिए, और जहां भी आवश्यकता आपको लगे, एक हिम्मत वाला ही व्यक्ति कर सकता है कि वह अपने आप को उस पद से रिजाइन भी कर सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार में ये चीज़ें नहीं है। जब सत्ता की लोलुपता जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो सत्ता के नहीं, यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी से भी आप देखेंगे बहुतों ऐसे देश में, और जापान एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कोई भी प्रधानमंत्री आता है 4 महीना 6 महीना 8 महीना और उससे कहीं भी लगता है कि नहीं कुछ कमियां हो रही है, रिजाइन कर देता है। नैतिकता का यह स्तर है। ब्रिटेन में भी ऐसा देखने को मिलता है। ब्रिटेन में भी ऐसा देखने को मिलता है कि पीएम जो है इजीली रिजाइन कर जो है दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देते हैं कि हमारी तरफ से ये नेता होंगे हमारे पार्टी। लेकिन क्या हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं? हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही कौन सा पता नहीं फेविकॉल और कौन सा फेविक्विक होता है कि बस उससे तो 17 साल 19 साल 21 साल लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र है क्या? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही। हिम्मत का अभाव दिख रहा है। ये डरपोक एक शासन व्यवस्था है जो अपने अकॉर्डिंगली ऐसे लोगों को चुन करके, पहली बात। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति कैसा हो, तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में अभी जो ग्लोबल क्राइसिस है,
ग्लोबल क्राइसिस आप देखेंगे, कोरोना पेंडेमिक समाप्त नहीं हुआ है, रूस यूक्रेन की चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ मतलब चाइना का इशूज है, अभी क्वाड है, ब्रिक्स है, मतलब अभी G8 है, G20 है, मतलब भारत को अभी बहुत ही मेहनत करना है, बहुत ही होमवर्क करना है उस स्थिति को लाने के लिए कि विश्व की टॉप 4 इकोनॉमी बनने के लिए, या एक जहाँ पर वह एशिया, अभी विश्व तो दूर, पर एशिया को ही मतलब कंट्रोल कर सके और व्यवस्था बनने के लिए विकसित देश की कतार के में खड़े लिए। होने तो के लिए। ऐसे में हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति होना चाहिए जिसका एक ऑरा हो, एक जिसका इम्पैक्ट वैश्विक स्तर पर हो, जिससे प्रभाव से बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली फायदा हो सके, चाहे यूरोप के संदर्भ में हो, या एशिया के संदर्भ में हो, या अफ्रीका के संदर्भ में हो, या फिर गल्फ कंट्री के संदर्भ में हो। तो ऐसे में कोई ऐसे इस कद का व्यक्ति अगर होता है तो निश्चित रूप से भारत को स्ट्रेटजिक लाभ मिलती है, वैदेशिक लाभ मिलती है। अमेरिका हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसका प्रेसिडेंट ऐसा हो जिसकी छवि कुछ उस टाइप की हो, वो वैश्विक छवि बन जाती है। लेकिन आप किसी ऐसे मतलब बस हो गया, हमने पूरा किया, आप संवैधानिक भी है, वैधानिक भी है, आपने कुछ भी अवैधानिक नहीं किया, इसके लिए तो धन्यवाद है कि आप अवैधानिक नहीं हैं यहाँ पर। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? यह काफ़ी नहीं है। भारत का अगर विकास चाहते हैं, भारत के प्रति अगर प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, तो आपको अपने व्यक्तिगत पर्सनल हितों से ऊपर उठ करके ऐसे व्यक्ति को आपको सामने लाना चाहिए। आप डरिए नहीं। किस बात को आप डरते हैं? आप बुज़दिल कहे जाएंगे इतिहास में अगर ऐसे लोगों को आप डर करके मतलब आप ये करते हैं। मैं मानता हूँ कि इनके तुलना में बहुत ही अच्छे हैं और इनका विजन, इनका एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और निश्चित रूप से भारत के हित में ऐसा होगा। एक वैश्विक संदर्भ में भी, एक भारतीय आंतरिक संदर्भ में भी, वैदेशिक संदर्भ में भी होना चाहिए। किसी मजबूरी में आकर के अपारिस्थितिक जन्य इनके काट के रूप में, इनको और इनके काट के रूप में ये अच्छी राजनीति नहीं कही जा सकती। चलिए इस डिस्कशन को अब विराम दें, अब ज़्यादा इस डिस्कशन को ना खींचते हुए कुल मिलाकर दोस्तों ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का व्यक्तित्व अपने आप में काफ़ी गरिमामय होना चाहिए, काफ़ी महानतम व्यक्तित्व होना चाहिए, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें लोग खुद के लिए एक आइडियल जो है वो आइडियल मैन के रूप में देख सकें, एक आइडियल वुमेन्स के रूप में देख सकें, जो पूरे 1.5 अरब की जनता को रिप्रेजेंट कर सके, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट कर सके, दुनिया जिसको जो है काफ़ी जो है सिंसियरली ले। इस तरीके के व्यक्तित्व को ही राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, उन अपने कार्यानुभव के लिए, अपने कार्य क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए, ना केवल किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करने के लिए या फिर किसी जाति समुदाय से बिलोंग करने के लिए। इस संदर्भ में बस मैं एक बात कहूँगा कि ओवरऑल एक जन संवाद है, जन संसद है, जिस संसद के आप सभी मेंबर हैं। संसद का मतलब केवल 545 और 552 वाला संसद नहीं है। इस जन संसद के सब लोग पार्लियामेंटेरियन हैं और इसमें आप अपनी राय रखिए, अपनी विचार रखिए। यह देश आपका भी है, प्रश्न उठाना आप सीखिए, ठीक है। आप उसमें सहभागिता को सुनिश्चित कीजिए। आप यहाँ भी अपने मत को रखिए, सही है, गलत है, आप अपनी बातों को निश्चित रूप से रखिए, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आप यहाँ अपने विचार को रखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए। और बाद बाकी हम सब लोगों की ओर से बहुत बहुत दोनों कैंडिडेट को जन सुझाव भी जो आमंत्रित है, जन सुझाव भी दे सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इनके कार्य उपलब्धि कैसे होनी चाहिए, किस तरह के लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करने की वजह से, किसी जाति और समुदाय से बिलोंग करने की वजह से, या केवल स्त्री और पुरुष होने की वजह से बनाया जाना चाहिए, या कुछ और उसमें होना चाहिए। आप एक राष्ट्रपति में क्या देखना चाहते हैं, कैसे गुण, कैसे मेरिट चाहते हैं? हम तो भगवान से मानेंगे कि अगले जन्म में दलितों ही कीजिए, ये तो मिरेकल वाली बात हो गई कि कीजिए, अगले जन्म मुझे फलनाई कीजिए, जो मैं नहीं हूँ इसमें मेरा क्या दोष है। बिल्कुल, मैं जो हूँ, हमारे पृष्ठभूमि को आप नहीं देखिए, हमारे आप उपलब्धि को देखिए। ओके फ्रेंड्स, डिस्कशन को अब विराम देते हैं और इस डिस्कशन में आज इतना ही। जल्दी हम दूसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।